Hello dear friends, good morning to all. You are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 9 जून 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम पेज नंबर फर्स्ट पर देखें, पेज नंबर फर्स्ट स्कूलों को खोलने का फैसला, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, इनको हम डिस्कशन नहीं करेंगे। यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, अगर कभी कहीं पर एग्जाम में आप यूटिलाइज कर सको तो, कि यहां पर क्या हुआ था हाल ही में 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या कर दिया कि जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जितने भी अब यूनियन टेरिटरी, कौन दिल्ली यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, तो यहां पर दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर थे केजरीवाल साहब, उन्होंने कहा कि जो हॉस्पिटल हैं दिल्ली के हॉस्पिटल में ओनली एंड ओनली केवल दिल्ली के जो लोग होंगे उन्हीं का इलाज होगा और जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन एक अच्छा डिसीजन लिया है अनिल बैजल साहब के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, दिल्ली के। उन्होंने कहा है कि ये जो उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था केजरीवाल साहब ने, जो फैसला लिया था वो गलत है, इसलिए उस फैसले को क्या किया गया, निरस्त किया गया। और साथ में जो एक बात बताए उनके द्वारा कही गई, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को याद में रखना है, उसी को याद रखना है यहाँ पर। और हमारे किसी काम का ये पूरा न्यूज नहीं है, किसी काम का और पूरा न्यूज नहीं है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, यहां पर पूरी तरह बात को क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन राइट जो आर्टिकल 21 है उसकी बात कही गई है। यहां पर ये याद रखना कि बैजल साहब ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में वर्णित अनुच्छेद आर्टिकल 21 जो है वो क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मींस हमें जीवन जीने का अधिकार है, साथ में जो पर्सनल लिबर्टी, जो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो निजता का अधिकार भी यहीं पर मिला हुआ है। तो आर्टिकल 21 के तहत ये भी कहा गया है कि किसी मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का अधिकार मिलेगा, मींस जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य है उसका देखभाल करेगी, उसका ध्यान रखेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप याद रखोगे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, आर्टिकल 21 अनिल बैजल साहब इन्होंने कहा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे यूटिलाइज हो सकता है कि अगर कोई गवर्नमेंट गलत टाइप से डिसीजन लेती है तो उसको कैसे सुधारा जाए। इसके अलावा इस पेज पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, तो हमको नहीं पढ़ना है। आगे हम यहां पर देखें तो यहां पर देश के सम्मान के साथ नहीं होगा समझौता। ये अगेन चाइना और इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, चाइना और इंडिया के साथ, चाइना एंड इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है, इसके बारे में अच्छे से समझाया है पेज नंबर 8 पर। हर्ष वी पंत, जो किंग्स कॉलेज लंदन में जो IR है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उनके बारे में पूरा लिखते हैं, तो उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। उनके जो व्यूज हैं वो बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, उसको हम डायग्रामेटिक एंड मैप के साथ देखेंगे। अगेन हम इस पेज पर चले तो यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अननेसेसरी की इश्यूज हैं। पेज नंबर 2 नेशनल कैपिटल से संबंधित है, तो इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो यहां पर इसको नहीं पढ़ना है हमें। अगेन जब हम आगे चलते हैं पेज नंबर पर, पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर 3 पर भी किसी टाइप का कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आया है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ये सब जो बातें लिखी हुई है इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये मामला क्या है, हमारा जो मेन कंसंट्रेशन है वो है चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसका मामला क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसी को हम देखेंगे, ना कि ये सब किसने क्या बोला, कौन क्या कह रहा है, वो सभी हम नहीं देखेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अगेन जब हम चलते हैं यहां पर पेज नंबर, सोनिया के आग्रह पर राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, ये सब टाइम वेस्टिंग है। पेज नंबर 4 पर कोरोना की चुनौती हमने कई बार देखी है, तो ये सब बातें यहां पर लिखी हुई है, नो नीड टू रीड। आपको अगर अच्छा लगे, ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञान बढ़ाना और एग्जाम में पास होने दोनों में अंतर है, तो थोड़ा सा याद रखना। अगेन जो पेज नंबर 5 है,
पेज नंबर 5, वहां पर भी हमारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मंदिर खुल रहे हैं, श्री हरि मंदिर साहब में प्रसाद लंगर जारी, मास्क जरूरी नहीं, ये सब बातें, तो ये कोई इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आपको जानना चाहिए तो ये न्यूज जान सकते हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यहां पर गरीबों को 2 महीनों तक और मिलेगा। ये 3 महीनों के लिए लागू हुई थी, शुरू में 3 महीने के लिए स्टार्ट हुआ था, अब इसको 5 महीने तक योजना को चलाने की सोच रहे हैं। इसमें क्या था कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री, गरीब लोग जो हैं उनके लिए चलाया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन किया गया है। इसके तहत जो गरीब लोग हैं, इसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, 5 केजी, गरीब लोगों को 5 केजी अनाज दिया जाएगा, 5 केजी अनाज, और 1 केजी यहां दाल दिया जा रहा है गरीब लोगों को। साथ में इसी योजना के तहत जो जन धन अकाउंट है, जो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट है, उनमें महिलाओं को 500 रुपए, जो जन धन अकाउंट है जिन महिलाओं का, उनको 500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा 3 महीने तक, ये भी इसमें बात कही गई थी। तो ये थोड़ा सा समझना। यहां पर अगेन, यहां पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत 40 लाख का बीमा किया गया है, 40 लाख का बीमा किया गया है डॉक्टरों को। तो ये सभी, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसी के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी इसमें स्टार्ट की गई थी। तो यहां पर देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसको 2 महीने और बढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें क्या मामला है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा है, केवल आप कभी मेंस में इसको लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या अच्छा काम किया है, क्या क्या अच्छा काम किया था। तो यहां पर देखना इसमें क्या किया गया है, यहां पर वहीं 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त में देने का प्रावधान भी कर दिया गया है। मींस यहाँ 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जा रहा है, मींस यहां पर जो लोग पहले उनको जितना अनाज मिलता था उसके अलावा भी 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है यहां, और 1 किलो दाल। तो ये सब सिंपल सी बात है जिसको सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है इस पेज पर। बाकी हमारे लिए यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। काम आया हुनर, चल पड़ी गाड़ी, जीवन की गाड़ी, तो नॉट इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 6, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चीन सीमा पर सड़क बनाने जाएंगे श्रमिक, ये पूरा जो आर्टिकल है इसके बारे में अच्छे से देखेंगे हम आगे। चीन ने नागरिकों को भारत से निकालना शुरू किया, तो ये कोरोना वायरस की वजह से अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है, हम भी तो दूसरे देशों से बुला रहे हैं, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हमारा जाके रुकेगा पेज नंबर 8। तो ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम अच्छे से देखेंगे। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखा है, बहुत बेहतरीन आर्टिकल लिखा है इनने। तो इसमें क्या क्या देखेंगे हम कि फर्स्ट, भारत और जो चाइना है उसके बीच में लगभग 3488 में 3488 किलोमीटर की क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये कहां पर है ये भी देखेंगे। तो यहां पर लद्दाख जो है वहां पर अभी क्या चल रहा है, दोनों आर्मीज के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है। हमने देखा कि 2017 में भी 73 डेज तक डोकलाम में गतिरोध चला था दोनों आर्मीज के बीच में। और इस बार जो स्टार्ट हुआ है गतिरोध, वो कहां से स्टार्ट हुआ है, मई के महीने में लद्दाख की जो पेंगोंग तसो लेक है, पेंगोंग तसो इलाका है, वहां पर क्या किया, चाइनीज आ गए और वहां पर चाइना और इंडिया के जो सैनिक है उनमें झड़प भी हुई थी। साथ में जो सिक्किम का नाकुला रीजन है, यहां पर लिखा हुआ सिक्किम का नाकुला रीजन, वहां पर भी झड़प हुई है। तो ये सभी मेन इंपॉर्टेंट है। चीन का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कहना है कि जो भी आप रोड बना रहे हो उनको आप बंद करो। चीन क्या चाहता है कि जो रोड इलाके सड़क निर्माण कर रहे हैं, तो चीन न केवल अपनी सैन्य तैनाती वहां किया है, बाकी वो ये भी कहता है कि रोड जो आप बना रहे हो उसको बंद करो। हमने क्या किया है, दोनों पक्ष LAC के इर्द गिर्द बुनियादी ढांचा खड़ा कर रहे हैं। भारत ने पेंगोंग तसो के साथ ही गलन घाटी में एक दौलत बेग ओल्डी से लेकर सहयोग तक हमने एक सड़क बनाई है। इसी से चीन की त्योरियां बढ़ने का तत्कालिक कारण माना जा रहा है, क्योंकि हमने ये जो सड़क बनाई है इसी को लेकर हम मैप के द्वारा इसको अभी देखेंगे कि सही में सड़क कहां है। हमने जब जम्मू कश्मीर को दर्जा छीन लिया था स्टेट का और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया था, तब भी इसको UN में लेके गया था कौन, चाइना। सेकंड, अभी हाल ही में हमने जो हमारा अक्साई चीन एरिया है, अक्साई चीन एरिया
उसको लेने की हमने बात की है, संसद में एक बयान दिया गया, तो उसको लेकर भी इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहां पर चाइना की एक योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में कल ही हमने डिस्कशन किया था, तो कल के वीडियो में आप देख सकते हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। तो देखो कल ही हमने इसके बारे में डिस्कशन किया, आप खुद सोचिए, कल ही हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड सीपैक दोनों के बारे में डिस्कशन किया। आज अगेन ये न्यूज़पेपर में है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दक्षिणी चीन सागर से ताइवान, यहां पर ताइवान को लेकर प्रॉब्लम चल रही है चाइना की। हांगकांग से लेकर अमेरिका के साथ भी व्यापार युद्ध चीन की लगातार आक्रामक नीति का बखान करते हैं। मींस चीन जो है लगातार आक्रामक नीति अपना रहा है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस, उसके डाटा को छुपाने का इसके ऊपर कई वो लगाया जा रहा है आरोप। तो ये चाहता नहीं कि कोई आरोप लगाए और उसका समर्थन करे, तो इंडिया ने समर्थन किया था, इसीलिए इसने क्या है बाउंड्री का जो मामला है उसको खोल दिया। तो यहां से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो केवल एक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वाला, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड जो हमारे, इसका हम मैप के द्वारा डिस्कशन करेंगे, इसका मैप के द्वारा हम डिस्कशन करेंगे, तो आप कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें, बीच में नहीं छोड़ना है कि अभी क्या कर रहे हैं। अभी पहले मैप को देखेंगे, चलो पहले मैप देखते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो। यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये मैप है, हमने पहले भी देखा था कि जो यहां पर हमने पहले भी देखा था कि नेपाल, यहां पर नेपाल है, यहां पर नेपाल है, उसके बाद यहां पर भूटान, यहां पर हमारा सिक्किम वाला एरिया, सिक्किम का जो नॉर्थ पार्ट है यहां पर है नाकुला रीजन, नाकुला रीजन, वहां पर भी क्या है गतिरोध हो रखा है, किसके साथ, चाइना के साथ। यहां पर हमारा क्या है, ये जो अक्साई चीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है लद्दाख, लद्दाख का ये वाला एरिया है जो अक्साई चीन की यहां से एलएसी लगी हुई है, वहां पर भी स्टैंड ऑफ चल रखा है। हमने देखा था कहां कहां पर, जो गलवान घाटी है, उसके बाद गोगरा रीजन है, वहां पर भी इसको हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं, तो गोगरा रीजन, गलवान घाटी, एंड अगेन हम यहां पर देखें तो नीचे हमारा जो पेंगोंग लेक है, वहां पेंगोंग तसो लेक, वहां पर भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, साथ में नाकुला। तो 4 जगह गतिरोध चल रहा है, किसके बीच में, इंडिया एंड चाइना के बीच में। अगर हम रियल में मैप देखें यहां पर, तो यहां समझना ये हमारा क्या है, एलएसी, जो रेड कलर का है वो एलएसी है, तो यहां पर एलएसी में यहां गोलान घाटी है, तो गलवान घाटी है, यहां पर है पेंगोंग तसो लेक, और एक यहां पर बीच में है गोगरा रीजन, गोगरा पास। यहां पर तीनों जगह क्या है, एलएसी को पार करके चाइनीज आर्मी इंडियन टेरिटरी में आ गई है, और दोनों देश के सैनिकों में झड़प भी हुई थी, कई घायल भी हो गए थे, तो ये सूचनाएं पूरी मिली थी। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, लाइव वीडियो 1.48 का, चाइना और इंडिया की स्टैंड ऑफ का, साथ में मैप के द्वारा अच्छे से समझा भी रखा है, एक 7 मिनट का वीडियो, तो एक 1.48 का है, एक 7 मिनट का है, तो उनको भी अगर आपको पास टाइम रहे देखने का तो आप जरूर देखें। तो ये पूरा इसको बारे में हमने पहले भी काफी डिस्कशन किया है। यहां पर ये है सिक्किम वाला इलाका, यहां पर नाकुला रीजन है, यहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में। तो ये सभी मामले हैं जो वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है ये फिर देखिए, यहां पर ये क्या है, चाइना, और यहां पर क्या है, डोकलाम का एक ट्राई जंक्शन है, डोकलाम प्लेटू, और यह डोकलाम मतलब पठार, उसका पार्ट है डोकलाम। यहां पर चाइना आसपास सड़क निर्माण कर रहा था, लेकिन इंडिया ने इसको मना कर दिया था 2017 में, और इंडिया की आर्मी चाइनीज आर्मी के सामने डटकर खड़ी रही, क्योंकि जो डोकलाम रियल में जो रीजन है वो किसका रीजन है, भूटान का। और हम इसलिए चाइना को यहां पास में नहीं आना देना चाहते, क्योंकि यहां से हमारे पास एकमात्र रास्ता है जिसका नाम है चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एकमात्र रास्ता है जहां इंडिया का जो बाकी पार्ट है नॉर्थ ईस्ट रीजन उससे जुड़ता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो अगर चाइना यहां तक आ जाता है और चाइना कभी भी युद्ध में इस एरिया को अगर ब्लॉक कर देता है, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट से हमारी कनेक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसीलिए ये पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना इसको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे को याद रखना है। इसमें अगर हम देखें यहां पर, तो यहां समझना ये जो पूरा एरिया है, यहां पर
एक हमने देखा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एरिया देखा था हमने। अगर इसको थोड़ा सा और मैप को क्लियरली आप देखो तो ये बहुत अच्छा मैप है, इस मैप को आपको देख लो एक बार। हमारा जो पहले था, ये जो पूरा पार्ट था ये पहले इंडिया का था। अभी जो पीओके है उसको 1947 में पाकिस्तान ने छीन लिया था, और एलओसी है यहां पर ये जो बाउंड्री इसको क्या बोलते हैं, एलओसी। जो हमारा अब ये जो एरिया था ये भी हमारा था, अक्साई चीन, इसको छीन लिया था चाइना ने 1962 की वार में। तो यहां पर जो बाउंड्री है चाइना के साथ, इसको बोलते हैं एलएसी, जबकि पाकिस्तान की जो साथ बाउंड्री है वो है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये हमारा लद्दाख वाला पार्ट है, ये वाला हमारा लद्दाख वाला पार्ट है। यहां पर तिब्बत। तो अभी हमने देखा था कि कहां पर स्टैंड ऑफ हो रखा है, वो सभी अभी हमने देखा था कि कहां पर स्टैंड ऑफ वाली प्रॉब्लम है, कहां पर स्टैंड ऑफ वाली प्रॉब्लम चल रही है, वो सभी अभी हमने देखा था। तो वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कहां पर प्रॉब्लम चल रही है। अगर यहां पर अगेन हम देखें कि चाइना को कहां प्रॉब्लम हो रही है, यहां पर अक्साई चीन है, चाइना ने खुद सड़क बना ली। अक्साई चीन जो हमारा पार्ट था वहां पर चाइना ने खुद सड़क बना ली, यहां से सिनजियांग प्रांत से होकर तिब्बत तक। लेकिन जैसे ही हम यहां दौलत बेग ओल्डी, इसका नाम क्या है, दौलत बेग ओल्डी, जिसका जिक्र वहां एडिटोरियल में किया गया है। तो दौलत बेग ओल्डी से लेकर हमने जो सियोक, वहां का नाम आया है सियोक, यहां रिवर है, यहां से होते हुए रिवर से होते हुए हम कहां तक पहुंच गए, लेह तक, और दारबुक। तो इसका नाम भी आया है, तो याद रखना दारबुक, सियोक एंड दौलत बेग ओल्डी। आप देखोगे जब वहां पर, तो पूरा कंप्लीट नेम है, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये सभी नाम है वहां पर, ये सभी नाम हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा दारबुक, सियोक एंड दौलत बेग ओल्डी रोड है जो सड़क हम बना रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैप का हमने आज से कई दिन पहले भी हमने इसका डिस्कशन किया था, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पूरा मामला क्या है। दौलत बेग ओल्डी से लेकर हमने पूरा जो सियोक है, सियोक एंड दारबुक, वहां तक हमने रोड बनाई है। इसी को लेकर भी चाइना चिढ़ा हुआ है। तो चाइना खुद यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया की टेरिटरी में। ये इंडिया की टेरिटरी थी किसी समय, लेकिन अब जब हम यहां हमारे खुद की टेरिटरी में अब निर्माण कार्य कर रहे हैं एलएसी के पास, तो चाइना क्या है, चिढ़ा हुआ है। ये थोड़ा सा समझना। इसी के साथ एक जो पॉइंट आया यहां पर कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, उसका भी जिक्र किया गया है। हमने कल ही देखा था कि चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा चाइना सभी देशों को, चाहे वो साउथ के देश हो, मींस साउथ एशिया के देश हो, या फिर अफ्रीकन देश हो, या मध्य एशिया के देश हो, या फिर यूरोप के देश हो, सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाएगा जिसमें पोर्ट होंगे, समुद्र के द्वारा सड़कें होंगी, उनके द्वारा सारे देशों को अपने से जोड़ने का इसका प्लान है। उसी के तहत इसने हमारे पीओके से होते हुए, इसीलिए इंडिया चिढ़ा हुआ है, इसीलिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका इंडिया सम्मान नहीं करता, उसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि चाइना ने पीओके से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए जो ग्वादर पोर्ट है अरब सागर में, वहां तक एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया है। मींस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो कहां से गुजर रहा है, पीओके से, इसीलिए इंडिया इसमें शामिल नहीं होता है। यूपीएससी 2016 में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, किस एक देश की परियोजना है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा उसमें, चाइना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। दौलत बेग ओल्डी, सियोक एंड दारबुक, ये अभी हमने देखा। यहां पर कहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है, गोलान घाटी, पेंगोंग तसो लेक, और यहां पर क्या है, गोगरा रीजन। यहां पर भी इसका दूसरा नाम है हॉट स्प्रिंग। तो यहां पर भी क्या चला हुआ है, स्टैंड ऑफ। और ये जो है पूरा अक्साई चीन जो इंडिया का पार्ट है, ये जो लाइनें हैं, क्या लाइन किसको दर्शा रही है, ब्रिटिश लाइन है, जो ब्रिटिश ने कहा था कि यहां चाइना और यहां इंडिया। यहां पर ये इंडिया की लाइन है, इंडिया बोलता है कि यहां तक मेरा भाग है, ग्रीन लाइन। ये चाइना की सड़क है, ये जो लाइन है रेड, ये एलएसी है, जहां नवंबर 1962 में युद्ध के समय चाइना पहुंच गया था, और सितंबर 1962 में युद्ध में यहां तक चाइना पहुंच गया था, ये लाइन तक। तो ये सभी लाइन है जो आपको समझ में आ रही होगी कि रियल में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका पूरा मामला क्या है, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सारा पूरा मामला क्या है, वो सारा समझ में
आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वो हमारा यहां नेक्स्ट टॉपिक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये पेज नंबर 8 पर दूसरा टॉपिक है। तो हम ये देखेंगे 2016 में यहां से भी क्वेश्चन आया था, प्री एंड मेंस दोनों जगह, और 2016 में ये स्कीम आई थी। दोनों स्कीम, इस स्कीम से 2 क्वेश्चन पूछ लिए, प्री और मेंस दोनों में। अब क्या पूछा, मेंस में जो पूछा था उसका हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर सीधा पूछ लिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और ये योजना, इस योजना के मुख्य मुख्य गुण लिखिए और ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए। तो यहां पर हाल ही में क्या हुआ, लोकस्ट जो ग्रास ओपर है, टिड्डियां, उनका हमला हुआ था। इसलिए इनका कहना है कि ये कहां से आई थी। हमने पूरा मैप देखा था कि दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत, पाकिस्तान, ईरान से होते हुए पूरी आई थी और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहां सभी जगह इन्होंने हमले किए, एक दिल्ली तक पहुंच गई थी। तो ये सभी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि यहां पर कीटनाशक छिड़काव भी हमने किया, कीटनाशक का छिड़काव भी हमने किया, वो भी ठीक है, लेकिन ये रसायन जो कृषि की गुणवत्ता है उसके साथ साथ गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं, ये इन्होंने कहा। साथ में जो इन्होंने कहा कि जो हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें जो गैर मौसमी खड़ी फसलें हैं, जैसे मौसमी फल जो कुछ टाइम के लिए आते हैं, सब्जियां, चारा, इनको इसमें गैर अधिसूचित फसलें हैं, मींस इनका बीमा नहीं करवाया जा सकता, तो इनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। इनका कहना यह है कि गैर जो अनुसूचित फसलें हैं उनको भी, ये लक्षण जो दे रखे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, इन सभी को हम देखेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो इस योजना को पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि ये क्या है। यूपीएससी 2016 में मेंस में क्वेश्चन था क्या, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इसके मुख्य लक्षण क्या है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और इसके मुख्य लक्षण क्या है और ये किस प्रकार किसानों की सहायता करेगी। तो यहां समझना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है कि यहां पर सभी फसलों का क्या किया जाएगा, कुछ फसलें हैं जो इसमें लिस्टेड हैं। इसमें खरीफ की फसल जो बारिश के समय होती है, रबी की फसल जो सर्दियों के समय होती है, और एक जायद, मींस जायद वाली क्रॉप जो यहां पर होती है गैर मौसमी, इनको बोलते हैं गैर मौसमी। जैसे इसमें क्या होती है, सब्जियां और कुछ फल जो 3-4 महीने में पक जाते हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी यहां पर खरीफ की सारी फसलें, रबी की सारी फसलें और कॉमर्शियल क्रॉप, कौन सी, कॉमर्शियल क्रॉप मींस वाणिज्यिक फसलें, जैसे हम गन्ना लें, गन्ना क्या है, वाणिज्यिक फसल है, और साथ में कॉमर्शियल में फल, जो लंबे फल हैं, जो फल काफी लंबे समय तक चलते हैं, जैसे अगर हम लगा दिए चीकू का पेड़ है या फिर सपोटा का पेड़ प्लांट है, तो जो लंबे समय तक चलते हैं, ऐसे कौन से, जितने भी हमारे फल हैं, जैसे मैंगो का बाग लगा हुआ, तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत ला सकते हो। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, हमको इसमें क्या क्या याद रखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। फर्स्ट, यहां पर अगर हम लिखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो फर्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें 3 क्रॉप, मतलब 3 सीजन की जो क्रॉप है, सभी क्रॉप जो 3 टाइप की क्रॉप है, रबी, खरीफ एंड कॉमर्शियल क्रॉप, वो सभी इसमें शामिल है। फर्स्ट। दूसरा, इसमें क्या होगा कि बीमा की राशि, अगर किसी फसल का बीमा हो रहा है 100 रुपए का, मींस ये पैसा कितना हो गया, 100%। मींस अगर किसी फसल के लिए, फिर यहां क्या करते हैं, देखो बीमा कैसे किया जाता है। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर बीमा करना है, किसी राज्य में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या होता है, 1 हेक्टेयर का जो क्रॉप है उसका पहले मूल्य निकाला जाता है, और ये पूरा कौन करता है, एडीओ वगैरह करते हैं, पूरा एग्रीकल्चर ऑफिसर।
अगर मूल्य आ गया 20,000 रुपए, तो अब कर दिया जाता है कि इस 20,000 में से अगर 10% पैसा पे करना पड़ेगा बीमा के रूप में, और इस 10% में से भी बोल दिया जाता है कि इस 10 में से मान लो 1.5% किसान देगा, बाकी जो बचा हुआ पैसा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो पहले 1 हेक्टेयर का मूल्य निर्धारित किया जाता है, पहले 1 हेक्टेयर का मूल्य निर्धारित किया जाता है। अब यहां पर देखना, इसमें क्या होगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें अगर कोई खरीफ फसल है तो किसान कितना देगा बीमा की राशि, 2%। अगर रबी की क्रॉप है तो किसान जो देगा वो 1.5% की बीमा के प्रीमियम देगा, और अगर कॉमर्शियल क्रॉप है तो जितना बीमा है उसका जितना परसेंट देना है उसमें से केवल कितना परसेंट, 5% किसान देगा, बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देगी। तो एक हो गया, इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है, बीमा की राशि कितनी है, इस बीमा का जो प्रीमियम है वो कितना देना पड़ेगा। थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, कि इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करें, फसल बीमा योजना, तो इसमें अगर आपने अपनी फसल का बीमा करवा दिया है तो 3 जगह कवर होगा। एक प्री सोइंग मींस फसल उगाने से पहले, एक स्टैंडिंग क्रॉप मींस अगर आपकी फसल खड़ी है स्टैंडिंग क्रॉप, और एक आपकी पोस्ट हार्वेस्ट मींस कटाई हो गई है। अब सोचिए, अगर आप प्री सोइंग मतलब अगर आपने अपनी फसल का पहले बीमा करवा लिया है और साथ में यहां पर बारिश नहीं आई, रेन नहीं आई और आपका खेत खाली रह गया, तो भी आपको बीमा की राशि मींस आपका फसल का बीमा मिलेगा, फर्स्ट। सेकंड, स्टैंडिंग क्रॉप, अगर आपकी फसल खड़ी है खेत में, अगर आपकी फसल खड़ी है खेत में और आप ओलावृष्टि हो जाती है, ओले हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो भी आपको बीमा मिलेगा। तीसरा, पोस्ट हार्वेस्ट, अगर आपने फसल को कटाई कर ली और खेत में रह गया, पानी में भीग गया, या आपने कटाई कर ली खेत की, सारा धान वान निकाल लिया, आग लग गई, आपने पूरी फसल की कटाई कर ली और रखा हुआ है, उसमें आग लगने के अलावा और कुछ ही कारणवश अगर कीड़े लग जाते हैं, किसी न किसी कारणवश खराब हो जाती है, तो भी आपको पोस्ट हार्वेस्ट में भी बीमा मिलेगा। मींस तीनों, बोने से पहले, खड़ी फसल को और फसल की कटाई के बाद सभी स्टेज पर आपको इसमें बीमा मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड, इसमें जो एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसका लक्षण है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, वो है कि पहले क्या होता था कि खेत में फसल है, खेत में फसल है और ये पता लगाया जाता था कि कितना खराब हुई है, पहले निरीक्षण करते थे, जाकर लोग खेतों को देखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, ऊपर सैटेलाइट है, उससे इमेज आ जाएगी कि कितना क्रॉप खराब हुई है, साथ में ड्रोन के द्वारा निगरानी होगी, एक ड्रोन चलेगा जिसमें कैमरे लगे हुए रहेंगे गांव में, वो पता कर लेगा कि कितने एरिया में फसल खराब हुई है और कितनी लेवल तक हुई है। सैटेलाइट, इनके द्वारा जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से डिसीजन हो जाएगा कि फसल कितनी खराब हुई है और जल्दी से पैसा मिल जाएगा किसानों को। तो ये सभी लक्षण थे किसने के, इसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के। तो पहले की जो फसल बीमा योजना थी उसमें क्या था, पहले की जो फसल बीमा योजना थी उसका दायरा कम था। पहले की जो फसल बीमा योजना थी उनका दायरा कम था, उनमें बोने से पहले मींस प्री सोइंग से पहले क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं होता था, और कई ऐसे मामले थे जो नए यहां पर जोड़े गए हैं वो उसमें शामिल नहीं थे। मींस जो कौन से समय फसल का बीमा होगा वो कम तरीके थे। पहले इसका एक लक्षण ये था कि अगर कोई किसान बैंक से लोन ले रहा है तो अपने आप फसल का बीमा हो जाता था, लेकिन अब इस वाली जो बात थी, ये जो प्रोविजन था सभी के लिए जरूरी था, केवल किसके लिए, जो लोन ले रहा था बैंक से, लेकिन अब इसको भी हटा दिया गया। अब किसान के ऊपर डिपेंड करता है चाहे वो लोन ले या नहीं ले और अपना फसल का बीमा करे या नहीं करे। पहले जो लोन लेता था बैंक से उसके लिए जरूरी था, अपने आप बीमा हो जाता था उसकी फसल का। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट, जिसका हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर बच्चों में कुपोषण का बढ़ना खतरा। ये कल भी देखा था हमने कि कुपोषण को लेकर एक स्कीम चलाई गई है, उसको याद रखना बस, कल हमने डिस्कशन कर लिया था। ICDS, जो कल हमने एक स्कीम का डिस्कशन किया था उसका नाम क्या था, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसके तहत उसकी मां
जब वो गर्भवती है, जब बच्चा पैदा हो गया और जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो गया हो तब तक जितनी उसको पोषण मिले उन सभी का यहां ध्यान रखा जाता था। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पर, नागरिक समझे अपनी जिम्मेदारी। तो कोरोना वायरस से संबंधित है, नागरिक क्या क्या कर सकते हैं कोरोना वायरस के समय। सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, जो श्रमिक हैं जो उनके आसपास से अगर गुजरे हैं तो उनको खाना दे सकते हैं, और साथ में देश को आगे ले जाने के लिए जो भी बन पड़ सकता है वो करें। तो ये सभी सोशल जिम्मेदारी है, तो ये आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर कीटनाशक, जो कीटनाशक हैं उनके बारे में कहा गया है कि कीटनाशक के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जो टिड्डी उनका जब हमला हुआ था तो कीटनाशक उपयोग किए गए थे, लेकिन कीटनाशक के लिए यहां कहा गया है कि कीटनाशक के कारण हमारे पर्यावरण पर, हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु है वो मारे जाते हैं, इसलिए इनका हम ज्यादा उपयोग ना करें। इनकी जगह हम क्या उपयोग करें, बायो पेस्टिसाइड, जैसे नीम अगर है, नीम की लीफ, नीम का ऑयल, तो उन सभी को हम छिड़के। ये सभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। जो पेज नंबर 10 है इसके ऊपर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, केवल एक न्यूज को छोड़कर यहां पर थोड़ा सा याद रखना ये न्यूज कि इसमें से एक डायरेक्टली यूपीएससी में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक वो एक रिपोर्ट निकालती है, उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो जीईपी जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये कौन निकालता है, सिर्फ इतना सा याद रखना, वर्ल्ड बैंक। बाकी इन डाटा के चक्कर में मत जाना कि इसने क्या कहा। जब रियल पिक्चर आएगी, हमारा इकोनॉमिक एनाल जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो हमारे लिए काम का रहता है, तो इसलिए इनके चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। यहां पर पेज नंबर 11 पर हम सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। जो अमेरिका है वहां पर से जो एक व्यक्ति मर गया था, जॉर्ज फ्लॉयड, एक अश्वेत व्यक्ति, उसके कारण अब लंदन में भी ये पहुंच गया है। अश्वेत को लेकर आप कभी भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहां पर नेक्स्ट है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे लिए कोई काम का नहीं है। हमारे लिए पेज नंबर 12 भी स्पोर्ट्स का हमारे लिए कोई काम का नहीं है, और पेज नंबर 13 पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 14, यहां पर भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो काम की हो और उस लेवल की हो जिसका हम डिस्कशन करें यूपीएससी के लिए। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बस थोड़ा सा यहां अगर याद रख सको तो यहां पर अंतरिक्ष में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अंतरिक्ष में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो वहां पर उसको देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहां पर क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस न्यूज को। यहां पर भारत में अंतरिक्षीय क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एरीज और इसरो एक दूसरे के साथ ब्रह्मांड को छानेंगे, ये याद रखना। अमेरिका, यूरोप, रूस के समकक्ष देशों में स्थापित करने के लिए हम ये काम करेंगे। एरीज क्या है यहां पर याद रखना, आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, और एक है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिलकर काम करेंगे ताकि हम भी स्पेस में क्या कर सके, अपना मानव भेज सके और अच्छे सैटेलाइट, जितना भी स्पेस है, स्पेस के मामले में हम और बेहतर काम कर सकें। ये सभी के लिए दोनों का थोड़ा सा याद रखना कि इन दोनों के बीच में करार हुआ है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बाकी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी को आज के न्यूज एनालिसिस के लिए थैंक यू वेरी मच।